हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करना चाहूँगा। तो भाई, आप लोगों को बिल्कुल नया फेस यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूँ, अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मेरा नाम प्रदीप है और मैं कम से कम 6 से 7 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। यूकेपीएससी जेई के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको नॉन टेक का जो पोर्शन है, यानी कि हिंदी में 100 नंबर की हिंदी, ठीक है, ये कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप में से काफ़ी बच्चों ने यूकेपीएससी जेई के लिए पहले भी कोर्सेज वगैरह लिए होंगे अलग अलग चैनल में, तो शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, है ना, मुझसे पढ़ा हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए बिल्कुल नया चेहरा हो। तो जैसे कि नोटिफिकेशन अधिसूचना आ गई थी कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला है ना। तो आयोग ने, जो कि आपका यूकेपीएससी है, इसने एक डेट फिक्स कर दी है। आपके पास लगभग 3 महीने का समय, ठीक है। तो इस 3 महीने में आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई हिंदी जो विषय है, इसमें कम से कम आप 80 से 85% और 85 से 90% तक कर सकते हो, अपना पेपर करके आ सकते हो, अगर आपको एक बिल्कुल सही मार्गदर्शन मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स वगैरह आप पढ़ते होंगे, तो उसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, लॉजिकल है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो मैं कहना चाहूँगा भाई, हिंदी जिसको कि हम रटते आए हैं, इसको हम बिल्कुल समझने वाले हैं, एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, चाहे वर्णमाला हो, चाहे संधि हो। मैं आपको बता दूं, संधि में जब आप स्वर संधि पढ़ते हो तो 15 नियम वहाँ पर आप पढ़ते हो। तो 15 के 15 नियमों को कैसे ध्यान रखना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने पढ़ाई छोड़ भी दी तब भी आपको 15 के 15 नियम याद रहेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि गुण का यण संधि करके आते हैं, है ना। तो छोटी मोटी बहुत सारी बातें बीच बीच में होती रहेंगी। ये मेरी पहली क्लास है, आप लोगों के लिए डेमो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यूकेपीएससी जो जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, 100 नंबर की हिंदी यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले तो देखो, आप सभी लोग अगर जागरूक हैं तो आप लोगों को पता होगा कि भाई 100 नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, हिंदी भाषा की अगर बात करें, है ना, हिंदी विषय की अगर बात करें, ठीक है, अगर हिंदी विषय की बात करें तो इसको हम कुछ खंडों में तोड़ते हैं। जैसे कि पहला आपका आ गया है व्याकरण खंड, ठीक है। दूसरा आपका आ गया है काव्यशास्त्र। काफी लोग काव्यशास्त्र को व्याकरण खंड में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो काव्यशास्त्र हमें अलग से पढ़ना होता है। इसके बाद आपका हिंदी का शब्द भंडार आ जाता है, शब्द भंडार, ठीक है ना। हिंदी का शब्द भंडार मतलब हिंदी का जो शब्दकोश है, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, है ना। हमें इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम इंग्लिश से कोरिलेट करते हुए चलेंगे ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए। तो हिंदी का जो शब्द भंडार है, हिंदी का जो शब्दकोश है, इसमें लगभग 2 लाख शब्द आपके हैं, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो हम देखेंगे। शब्द भंडार के बाद साहित्य का पोर्शन आ जाता है, साहित्य खंड आ जाता है, ठीक है। आपका आदिकाल हो गया, जिसको कि वीर गाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, है ना। पूर्व मध्यकाल को क्या नाम देते हैं, उत्तर मध्यकाल को क्या नाम देते हैं, ठीक है। भक्ति काल में रामश्रयी शाखा के सबसे महान कवि कौन है, तुलसीदास जी। उनका महाकाव्य क्या है, महाकाव्य किसे कहते हैं, गीति काव्य किसे कहते हैं, चंपू काव्य किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो आपका मैंने पोर्शन आपको बताया है, आपके लिए ये अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। अगर आपने पाठ्यक्रम देखा है तो आपको पता भी होगा। आपको ध्यान रखना है कि साहित्य खंड आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है ना, जेई में नहीं है, एई में ना। अच्छा, काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र मतलब काव्य का शास्त्र, मतलब काव्य में काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, यहां पर कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी होती है। तो बेटा, काव्यशास्त्र में रस, छंद और अलंकार हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल क्या पढ़ना है, आपको केवल व्याकरण खंड पढ़ना है
और क्या पढ़ना है, शब्द भंडार पढ़ रहे हैं। अब काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है, सर हमने सिलेबस देखा था, हमने पाठ्यक्रम देखा था, तो वहां पर केवल व्याकरण वर्णित किया गया है। तो बेटा मैं आपको बताऊंगा कि शब्द भंडार क्या है, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि हमें बाकी सारे पोर्शन नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल व्याकरण खंड पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी होती है, जैसे कि पत्र लेखन हमें हिंदी में पढ़ना होता है, जैसे कि पुरस्कार हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अन्य अन्य पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन, पत्र पत्रिकाएं, है ना। तो ये सारी चीजें पढ़नी होती है, लेकिन आपको केवल व्याकरण खंड से यहां पर मतलब है, और साथ ही साथ आपको शब्द भंडार पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं व्याकरण खंड की बात करूं, देखो भाई, इसमें भी अगर मैं व्याकरण खंड की बात करता हूं, व्याकरण की बात करता हूं, तो आपको पता है कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी मतलब आप इसे लघुत्तम कह सकते हो, या आप भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम निरर्थक इकाई कह सकते हो, या आप किसी भी भाषा का सबसे छोटा लिखित खंड आप कह सकते हो, ठीक है, या भाषा का सबसे छोटा दृश्य खंड। ये सारी परिभाषाएं हो सकती है एक वर्ण की। तो हम क्या करते हैं, हम एक आरोह क्रम में चलते हैं, मतलब सबसे छोटी इकाई को उठाएंगे और उससे बड़ी 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 इकाई, और सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका, भाषा की सबसे बड़ी इकाई सार्थक खंड कौन है, वाक्य, है ना। तो हम वर्ण से लेके वाक्य में हम इन सारी चीजों को, मतलब जैसे कि आप किसी मंदिर में चढ़ते हो ना, तो ऐसे तो नहीं है कि भाई स्पाइडरमैन तो है नहीं हम कि 15वीं 20वीं सीढ़ी में चढ़ गए, पहली दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी, इस तरीके से चलना होता है। तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और क्या क्या परिभाषाएं इसकी हो सकती है कि सूर्यदास वाजपेयी कामता प्रसाद गुरु जी ने इनकी परिभाषा क्या कही है, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। वर्ण के बाद, ठीक है, वर्ण के बाद आपका जो आ जाता है, ये आपका अक्षर आ जाता है, ठीक है। अक्षर के बाद आपका शब्दांश आ जाता है, शब्दांश, या ये आपका शब्दांश है, ठीक है। ये बा लिखा हुआ है भाई, ठीक है, मैं थोड़ा सा हैबिचुअल नहीं हूं इसके, इस बोर्ड के, है ना। तो ये बा है शब्दांश। शब्दांश के बाद आपका शब्द आ जाता है, ठीक है। शब्द के बाद बड़ी इकाई क्या आ जाएगी, वाक्य आएगी, नहीं, वाक्यांश, वाक्य का टुकड़ा, और इसके बाद आपका आ जाता है वाक्य। तो इन चीजों को हमें पढ़ना होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही कम है, तो बेटा इन्हीं में सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। आप सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात वर्ण और अक्षर की करता हूं, तो ये दोनों ही प्रकार हैं किसके, ध्वनि के। ध्वनि दो प्रकार की होती है, वर्ण और अक्षर, और इन दोनों को ही आपको कहां पर पढ़ना होता है भाई, आपको इन दोनों को वर्णमाला में पढ़ना होता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन मेल के पश्चात जो विकार होता है, विकार मतलब परिवर्तन, उसको हम संधि कह देते हैं। डिटेल में समझेंगे जब टॉपिक आएगा, है ना। तो क्योंकि वर्णमाला हमने पढ़ ली है, वर्णों को हमने पढ़ लिया है, अक्षरों को हमने पढ़ लिया है, हमारी जो लिपि है वो अक्षरात्मक है, वर्णात्मक नहीं है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है वो सारी चीजें देखेंगे। तो इसीलिए यही कारण है, क्योंकि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से संधि होती है, या दो से अधिक वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन या बदलाव आता है, तो इसको संधि कहते हैं, और यही कारण है हम वर्णमाला के बाद संधि पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शब्दांश की। तो बेटा आपको पता है कि शब्दांश शब्द कैसे बना है। शब्दांश शब्द आपका बना है दीर्घ संधि से, शब्द धन अंश जुड़कर आपका शब्दांश शब्द बनाता है, यौगिक शब्द बनाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ शब्द का अंश, यानी कि शब्द का टुकड़ा, ठीक है। तो शब्द के टुकड़े कौन कौन से होते हैं भाई, शब्द के टुकड़े दो प्रकार के होते हैं। तो वो जो आपको यहां पर नहीं दिख रहा था वो आपका ये है, यानी कि उपसर्ग प्रत्यय मैंने नहीं लिखा था, तो यहां पर लिख देते हैं। तो शब्दांश आपके क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय, ये दो ही प्रकार के आपके मुख्य रूप से शब्दांश होते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो शब्द की बात हम करते हैं। और देखो शब्द में सिलेबस में देखना आपके पास लिखा होगा उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना को व्युत्पत्ति भी कहते हैं। अब रटना थोड़ी ना है,
मैं आपको व्युत्पत्ति को तोड़ के बताऊंगा, शब्द को खंडित करके बताऊंगा कि व्युत्पत्ति को रचना क्यों कहते हैं लॉजिकली, ताकि शब्दों को आपको रटना ना पड़े। आप एक चीज देखिए कि जब हम शब्द की बात करेंगे तो 4 प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, 4 प्रकार से। भाई उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति यानी कि रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और आपका व्याकरण के आधार पर। तो व्याकरण के आधार पर तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। अर्थ के आधार पर आपको एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी, ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स आपने पढ़े होंगे, एंटोनिम्स आपने पढ़ोगे, एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, ये सभी इसके नाम है ना। तो शब्दों में ये सारी चीजें हमें पढ़नी। मैं आपको बता दूं, शब्द में लगभग मान सकते हैं कि 40% व्याकरण आपका शब्द में ही आ जाता है। बहुत सारी चीजें यहां पर पढ़नी होती है और साथ ही साथ हमें विकारक तत्व पढ़ने होते हैं। विकारक तत्व कौन होते हैं? जिनके कारण विकारी शब्दों में परिवर्तन आता है, जैसे कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, वाच्य, ये 6 प्रकार के विकारक तत्व होते हैं। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब जब हम बात करते हैं किसकी, वाक्यांश की, तो बेटा वाक्यांश भी ऐसे ही बना होगा जैसे कि शब्दांश शब्द प्लस अंश से बना है। इसी प्रकार से वाक्यांश भी आपका कैसे बना होगा भाई? वाक्य प्लस अंश से बना होगा, है ना। ये तो अब अंडरस्टूड होना चाहिए, है ना। ठीक है। साथ ही साथ अच्छा थोड़ा सा देखना जरा, शब्द जब हम पढ़ लेते हैं तो जब 2 शब्दों का मेल होता है ना, तो उससे समास की व्युत्पत्ति होती है, मतलब समास बनता है। और यही कारण है कि शब्द के बाद हम समास पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में है। ठीक है। जब हम वाक्यांश की बात करते हैं तो वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश या वाक्य के टुकड़े, है ना। तो वाक्य के टुकड़े कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे कि शब्द के टुकड़े 2 प्रकार के थे, उपसर्ग और प्रत्यय, उसी प्रकार के वाक्य के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पर आपका यहां पर आ जाता है पदबंध। छोटी इकाई से शुरू करेंगे क्योंकि हम छोटे से लेकर बड़े पर चल रहे हैं ना। तो सबसे वाक्यांश में छोटी इकाई क्या है? पदबंध है। पदबंध से बड़ी इकाई क्या है? उपवाक्य है। उपवाक्य है, ठीक है। जब हम इससे बड़ी इकाई पर चलते हैं, यानी कि वाक्यांश से बड़ी इकाई पर चलते हैं, तब आपका आ जाता है वाक्य। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर हमें पदबंध और उपवाक्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं। बेटा ध्यान रखना, पदबंध भले ही एक प्रकार से आप ना पढ़ो, लेकिन उपवाक्य आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जब हम उपवाक्य पढ़ते हैं तो यहीं पर आपका प्रधान, आश्रित उपवाक्य, ये 2 चीजें आपको पढ़ने को मिलती है। जब हम आश्रित उपवाक्य की बात करते हैं तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेदों को हम यहां पर पढ़ते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और इन 3 भेदों में जितने भी प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे वो सारे आपके मिश्र, मिश्रित या जटिल वाक्य के उदाहरण हैं। इसका मतलब रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो हम जटिल वाक्य या मिश्र, मिश्रित वाक्य पढ़ते हैं तो उसको भी हमें पढ़ना होगा। तो इसीलिए हमें उपवाक्य का कॉन्सेप्ट समझना होगा। और जब हम शब्द पढ़ेंगे, और शब्द में कौन सा शब्द पढ़ेंगे? शब्द में जब हम समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द पढ़ेंगे या समुच्चय बोधक अव्यय शब्द पढ़ेंगे तो इसमें एक प्रकार आता है समानाधिकरण, और समानाधिकरण के 4 भेद होते हैं। संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक। इन 4 प्रकार के वाक्यों को अगर आपने समझ लिया तो संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य में कभी आप मात खा ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी आप। ठीक है भाई, आप कभी मात खा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहां पर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, यहां पर तो हमने पढ़ लिया कि ध्वनि 2 प्रकार की होती है, वर्ण और अक्षर, लेकिन हमें इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ना होता है। ठीक है, और आपके सिलेबस में भी दे रखा है भाई। ऐसे नहीं हम यहां पर जितना आपका पाठ्यक्रम है केवल उन्हीं चीजों को पढ़े, अतिरिक्त कुछ भी ना पढ़े, है ना। ठीक है, एक बोलते हैं ना कि कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं करना है। प्रीवियस पेपर देखिए, वैसे तो मैं आपको यूट्यूब पे लाइव आपको यहां पर जो आपके सॉल्यूशन रहेंगे वो करवाऊंगा। पहले तो आप वीडियो देखिए, आप देखिए कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे चीजें चल रही हैं, है ना। तो आपके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं यूकेपीएससी जेई के, उन सारे पेपरों को हम यहां पर करेंगे। आपको जो लगेगा कि ये टॉपिक मुझे टफ लगता है तो उसको भी हम 1 या 2 टॉपिक हम यूट्यूब में करा सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज देखो, मैंने आपको बोला कि वर्तनी शुद्धि, वर्तनी शुद्धि ये भी आपका सिलेबस है, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। वर्तनी
शुद्धि। ठीक है, बात समझ में आई है? वर्तनी शुद्धि आप कह सकते हो या आप वर्तनी विश्लेषण कह सकते हो। मुझे इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, इसमें कैसे लिखा जा रहा है ना, थोड़ा सा अभी इसकी हैबिट नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी, कोई बात नहीं, है ना। तो विश्लेषण भी यहां पर आ जाता है और संश्लेषण भी आ जाता है। अब देखो काफी बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, चलो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम केवल इतनी चीज को देख लेंगे कि वर्तनी शुद्धिकरण, वर्तनी शुद्धि क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है या संश्लेषण क्या होता है। सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। आप एक चीज देखिए, अगर मैं किसकी बात करता हूं, अगर मैं वर्तनी की बात करता हूं तो बेटा वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। जैसे कि हम इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं ना, कोई भी वर्ड जो होता है, कोई भी टर्म जो होता है, उसमें कुछ ना कुछ अल्फाबेट होते हैं। उसी प्रकार से हिंदी के शब्द भंडार में जितने भी आपके शब्द आते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन सभी शब्दों का कुछ ना कुछ स्पेलिंग होता है। उन सभी शब्दों की कुछ ना कुछ वर्ण या अक्षर उसमें होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम वर्तनी कहते हैं और इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। बस बात खत्म हो गई, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब एक छोटा सा शब्द में लिख रहा हूं, मैंने बोला राम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी स्पेलिंग निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको खंडित करूंगा, इसको तोड़ूंगा। तो पहला चरण यहां पर आएगा, आप इसे रा लिख सकते हो और आप इसे मां। तो पहला चरण तो ये आ गया भाई, इस तरीके से आपने तोड़ा। क्या आप इन दोनों चीजों को, इन दोनों ध्वनियों को और छोटा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि यहां पर रा पर दीर्घ आ की मात्रा लगी हुई है, यहां पर मां पर हर्षो आ जुड़ा हुआ है। हर्षो आ की कोई मात्रा नहीं होती। अब क्यों नहीं होती तो उसको भी समझेंगे। तो भाई इसको देखो, पहले ये टूट के क्या बनेगा, रा पर हलंत, दीर्घ आ की मात्रा हमने अलग कर दिया। हलंत मतलब स्वर निकल चुका है ना। मां को देख लेते हैं, मां पर हलंत और यहां पर हर्ष आ निकल चुका है। अब सबसे पहले तो ये समझो कि इन चीजों को कहते क्या है, ये है क्या, है ना। तो बेटा सबसे पहले देखो, अगर मैं इस रा की बात करता हूं, है ना, र और मां की बात करता हूं, तो ये दोनों ही आपकी क्या है, ये दोनों को ही हम क्या कहते हैं, अक्षर। नाक्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण या नाश नहीं होता, या जो एक श्वास में बोले जाते हैं, एक ध्वनि होते हैं, एक श्वास में बोले जाते हैं, उनको हम अक्षर या एक अक्षर कह देते हैं। अक्षर आपका ब्रह्म का पर्याय है, जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ऐसे नहीं कि भाई बस मैंने आपको परिभाषा पढ़ा दी, रटा दी, ऐसा कुछ नहीं है। चीजों को पहले समझेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा देखेंगे, क्योंकि जो किताबी परिभाषा है वो कुछ ना कुछ समझ कर ही लिखी है। तो चीजों को समझने का पहले प्रयास करेंगे। क्योंकि देखो भाई, आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, सिविल में इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी पढ़नी है और आपको हिंदी भी पढ़नी है ना। तो रटने से अच्छा है कि चीजों को समझा जाए। अच्छा, दूसरे खंड में हमने देखा, दूसरे चरण में हमने देखा कि यहां पर 4 प्रकार की चीजें, 4 प्रकार की ध्वनियां हमें मिली हैं। इन चारों ध्वनियों को हम क्या कहेंगे, इन चारों ध्वनियों को हम कहेंगे वर्ण। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है, या वर्ण भाषा का लघुत्तम दृश्य खंड है। दृश्य मतलब जो दिखाई दे रहा है। या वर्ण भाषा का लघुत्तम लिखित खंड है। लिखित मतलब जो लिखा हुआ है। या वर्ण भाषा का सबसे छोटा, लघुत्तम कह सकते हो, निरर्थक खंड है। निरर्थक मतलब जो मीनिंगलेस है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। भाई आप मुझे बताओ, आ का कोई मतलब है, मौ का कोई मतलब है? नहीं है ना, ये केवल मुख से निकलने वाली ध्वनियां है। तो ये सबसे छोटा, भाषा का सबसे छोटा लघुत्तम या सबसे छोटा दृश्य खंड है, लिखित खंड है, निरर्थक इकाई है, लघुत्तम इकाई है। ये सारी परिभाषाएं यहां पर जाती, सारी चीजें लिखूंगा। आप एक चीज देखो, अगर मैं शब्द की बात, मैंने बोला पानी, तो पानी का कुछ अर्थ है ना। मैंने बोला पंखा, मैंने बोला मार्कर, मैंने बोला पुस्तक, कलम, इनका कुछ अर्थ है ना। अर्थ है मतलब सार्थक है, और ये आपके निरर्थक हो गए। तो भाई ये तो आपका अक्षर हो गए, ये आपका वर्ण हो गया। और मैंने आपको बताया कि अक्षर हो या वर्ण हो, दोनों ही क्या है, ध्वनि है। दोनों ही ध्वनि के प्रकार है ना। ध्वनि का पहला प्रकार वर्ण और दूसरा प्रकार अक्षर। अब हम समझते हैं इन चीजों को जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, इनको भी तो समझना है, क्योंकि टॉपिक तो यही पढ़ रहे हैं। आप एक चीज देखिए, अगर मैं बात करता हूं विश्लेषण की, ठीक है, तो बेटा विश्लेषण शब्द कैसे बनाया है, श्लेषण कैसे बना है। श्लेषण शब्द श्लेष से बना है।
ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं श्लेषण शब्द। श्लेषण शब्द किससे बना है? श्लेष। और श्लेष आपने कभी बचपन में साइंस में पढ़ा होगा, है ना? श्लेषात्मक झिल्ली आपने पढ़ा होगा, या श्लेष आपने कहीं ना, श्लेष अलंकार में तो पढ़ा होगा, बचपन में कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो बेटा श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ, सटा हुआ, लगा हुआ। ठीक है, और इससे पूर्व यहां पर वी उपसर्ग जुड़ रहा है। वी का मतलब क्या होता है? वी उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्न। अरे भाई, वी उपसर्ग का मतलब भिन्न होता है। भिन्न मतलब अलग। अच्छा देखो, हमने बोला देश, आपने बोला क्या? भारतवर्ष या भारत। भाई जब देश की बात करते तो अपने देश की बात चल रही है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इस देश में वी उपसर्ग जोड़ दिया, है ना? देश से पहले आपने वी उपसर्ग जोड़ दिया, तब ये विदेश बनेगा। अब विदेश का मतलब भारत से भिन्न, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी उपसर्ग का मतलब होता है भिन्न, देश से भिन्न जो है, यानी कि भारत से भिन्न जो है, पाकिस्तान, अमेरिका, कुछ भी कह लो, है ना? ठीक है, तो वी उपसर्ग का मतलब होता है भिन्न। श्लेष का मतलब चिपका हुआ या चिपकना, तो जो चिपकने से भिन्न हो, है ना? जो चिपकने से भिन्न हो उसको हम क्या कहते हैं? विश्लेषण कहते हैं। और इसी प्रकार से यहां पर श्लेषण शब्द श्लेष से बना हुआ है। श्लेष का मतलब चिपका हुआ, वही बात। लेकिन यहां पर उपसर्ग अगर हम देखें तो सम उपसर्ग यहां पर जुड़ रहा है, और सम का मतलब होता है समान रूप से या एक साथ। श्लेषण यानी कि श्लेष यानी कि चिपका हुआ, तो चिपके हुए को हम क्या कह देंगे? संश्लेषण कह देंगे। भाई आसान भाषा में चिपके हुए को हम संश्लेषण कह देंगे या संश्लेषित कह देंगे, और अलग हुए को या भिन्न भिन्न हुए को या छिन्न भिन्न हुए को हम क्या कह देंगे? विश्लेषण कह देंगे। तो हमारे पास क्या था? आप समझो जरा बात को। हमारे पास था क्या? हमारे पास शब्द था। कौन सा शब्द था? हमारे पास राम शब्द था। यहां पर जो वर्तनी है, वर्तनी मतलब राम की जो स्पेलिंग है वर्तनी, ये यहां पर चिपकी हुई थी। ठीक है, और कैसे चिपकी? जब हमने इन चारों वर्णों को एक साथ जोड़ा, है ना? तो जब इन चारों वर्णों को एक साथ जोड़ा तो हमें एक सार्थक शब्द मिला, जिसको कि हमने जिस प्रोसेस को, जिस क्रिया को हमने क्या कह दिया, क्योंकि ये क्या है? स्पेलिंग है, यानी कि वर्तनी है, तो इसको हमने वर्तनी संश्लेषण कह दिया। संश्लेषण मतलब, अरे संश्लेषण मतलब जुड़ना, विश्लेषण मतलब अलग होना। फिर हमने क्या किया? जो हमारे पास राम शब्द था, इस राम शब्द को हमने खंडित किया, और तब तक खंडित किया जब तक सबसे छोटी ध्वनियां हमको ना मिले, जब तक इतनी छोटी ध्वनियां ना मिले कि हम उसे आगे तोड़ नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते, तब तक हमने इसको तोड़ा। तो हमें ये मिला, और ये क्या है? वर्तनी है। तो हमने राम शब्द को जब तोड़ा और हमें इसकी वर्तनी मिली, यानी कि इसकी स्पेलिंग मिली, तो इसको हमने क्या कह दिया? सबसे पहले तो वर्तनी की बात चल रही, तो वर्तनी लिख देंगे। और क्या हो रहा है? वर्तनी अलग हो रही है, मतलब विश्लेषित हो रही है, तो इसको हमने, इस क्रिया को हमने वर्तनी विश्लेषण कह दिया। ठीक है, तो बेटा यही चीज हमें पढ़नी है, सिलेबस में देख के आना, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, दूसरी बात कि वर्तनी संश्लेषण को हम और क्या कह सकते हैं? वर्तनी संश्लेषण को हम वर्ण संयोजन कह सकते हैं। ठीक है, और वर्तनी विश्लेषण को हम वर्ण वियोजन कह सकते हैं। वियोजन मतलब अलग होना, वियोग होना। संयोजन मतलब एक साथ जुड़ना। कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। वर्तनी शुद्धि में से कौन कौन से शब्द हैं, कैसे कैसे लिखे जाते हैं, क्यों इनकी वर्तनी इस प्रकार से होती है, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हैं। मैं काफी सारे शब्द आपको ऐसे बता दूंगा, जैसे कि श्रृंगार, हम श्रृंखला हम बचपन से गलत लिखते आ रहे हैं, सहस्त्र हम बचपन से गलत लिखते आ रहे हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत कॉमन बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम गलत लिखते आ रहे हैं। तो ये ज्यादा शब्द नहीं है, 22 से 25 शब्द हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वर्तनी शुद्धि में ज्यादा से ज्यादा शुद्ध शब्दों को, शुद्ध शब्दों को आपको बताया जाए। दूसरी बात, अगर आपको वर्तनी सही से समझनी है तो इसके लिए आपको संधि अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि अधापतन सही है या अधोपतन सही है, कौन सा शब्द, कौन से शब्द की स्पेलिंग सही है ना? तो जब आपने विसर्ग संधि अच्छे से पढ़ी है तभी आप इसे बता सकते हो। आपसे पूछा जाता है कि अंताक्षरी शुद्ध होता है या अंत्याक्षरी शुद्ध होता है, तो जब भाई आप वर्तनी, आप संधि पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सरस्वत्याराधन कैसे लिखते हैं या स्वस्त्यस्तु कैसे लिखते हैं। एक शब्द मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो भाई, स्वस्त्यस्तु। अब आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा दिया? बेटा बहुत आसान है, बहुत बेसिक है,
पर इसके लिए संधि पढ़नी होगी, एक शब्द को समझना होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं। उत्श्रृंखल हो गया, है ना, छिद्रान्वेषी हो गया। छिद्रान्वेषी का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई, है ना, जो छोटी छोटी कमियां निकालते हैं उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं तो इसको भी समझेंगे। छिद्रधन अन्वेषी, अन्वेषी अन्वेषक से बना है, अन्वेषक मतलब खोज। अब अन्वेषक कैसे बना है, अनुधन एषक, एषक यानी कि ऐसणा, ऐसणा यानी कि ऐशा, ऐशा यानी कि इच्छा, अनु मतलब पीछे चलने वाला। तो बेटा इच्छा के पीछे खोज ही तो होती है। आप कोई चीज खोजते हो, डिस्कवर करते हो, तो मन में सबसे पहले इच्छा जागृत होगी ना, तभी तो खोज होगी। ऐसा तो नहीं कि काम आपने पहले कर दिया है और बाद में आपकी इच्छा हो रही कि मुझे ये करना है, ऐसा तो नहीं होता ना। मन में इच्छा पहले जागृत होती है, उसके बाद खोज होती है। तो अन्वेषक मतलब खोजी, खोज करता, अन्वेषण यानी कि खोज, और छिद्रान्वेषी मतलब छिद्र मतलब छोटी सी चीज को देखने वाला या छोटी सी चीज का खोज करने वाला, यानी कि छोटी छोटी कमियां निकालने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम छिद्रान्वेषी कहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे शब्द भंडार, मतलब शब्द भंडार में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आज पहली कक्षा थी तो मुझे लगता है इतना काफी है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है। बाकी का काम मेरा है, मैं आपको कैसे चीजों को पढ़ाता हूं। 3 महीने में या 3 महीने से पहले कोशिश करेंगे कि इससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। चाहे वो वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना से प्रश्न हो, शब्द भंडार से प्रश्न हो, चाहे आपका वर्णमाला से प्रश्न हो, संधि समास से प्रश्न हो, चाहे वो आपको उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न हो, ये सारी चीजें कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पर ग्रैब किए जाएं। क्योंकि आपने देखो, आपने इंजीनियरिंग से आपने ग्रेजुएशन किया हो या डिप्लोमा किया हो, आपको पता है कि आप उन चीजों को पहले से पढ़ रहे हो। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि भाई उन चीजों को पढ़ना नहीं है, सिविल के सब्जेक्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने ही हैं, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है कितना है ना। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश इन सब्जेक्ट को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। आपका कोई भी पोर्शन अगर वीक रह जाता है ना तो वहीं पे मात खा गए बस। तो अपना कोई भी पोर्शन वीक नहीं करना है, रखना है। जहां पर आपको लगता है कि ये चीज नहीं आती है उस पर ज्यादा समय दो, ठीक है। बाकी बातें होती रहेंगी क्लास में भी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको कल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो या तो आप कमेंट करके बता सकते हो, सर मुझे इस चीज़ में समस्या होती है, ऐसी ऐसी समस्या होती है, तो अगली क्लास में यही लेके आऊँगा। बाकी आपके प्रीवियस ईयर के जो PYQs जो आपके हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं या MCQs जो नए मुझे लगेंगे कि भाई इस तरीके से आयोग प्रश्न पूछ रहा है, इस टॉपिक का इतना वेटेज बन रहा है, तो उस तरीके के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लाई जाएंगी। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।